नमस्कार। सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आज मैं आपको लेकर के चल रहा हूं थिएटर की दुनिया में। जी हां, थिएटर के चाहने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज यहां पर लोधी स्टेट स्थित जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, यहां पर सीडी देशमुख मेमोरियल ऑडिटोरियम में वीके पाहुजा एंड कोमल पाहुजा, जी हाँ, कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन, जो कि पूरे भारत में प्रमोटर है, कल्चरल, स्पोर्ट्स और थिएटर की दुनिया से जो है प्रमोट करते हैं, उन्हीं के तत्वाधान में आज यहाँ पर जो है 9वां, जी हाँ, 9th थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला जो नाटक है वो है पीयूष मिश्रा द्वारा लिखित और अमर शाह के द्वारा निर्देशित ये नाटक है। बेला थिएटर कारवां के द्वारा इस नाटक का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है और कुल मिलाकर के 7 नाटकों का मंचन यहाँ पर आज होने वाला है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक इन नाटकों का मंचन होगा। तो सबसे पहले जो नाटक है, जैसा कि मैंने बताया, 2025 अमर शाह के द्वारा निर्देशित ये नाटक है, जो अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं और ये नाटक हम देखते हैं 2025, जी हाँ, आज 2022 है, लेकिन 2025 की परिकल्पना करते हुए इस नाटक को लिखा गया है और देखते हैं कि 2025 में क्या दिखाया जाने वाला है। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है, वो खुद चलकर नहीं आती। तो साहब, ढूंढना पड़ता है। और अब आज के इस प्रोग्राम का पहला प्ले आपके सामने पेश किया जा रहा है। प्ले का नाम है 2025। राइटर है, वो कहानियां लिखता है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन उसका एक रीडर करता है। रीडर ने क्या इन्वेस्टिगेट किया, राइटर कहां फंसा, कैसे फंसा, बचा या नहीं बचा, देखेंगे आप इस नाटक में। प्ले का नाम 2025, रिटन बाय पीयूष मिश्रा और डायरेक्टेड बाय अमर शाह। थिएटर ग्रुप बेला थिएटर कारवां, शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस। कौन सुपर ये निर्णय किया जाएगा उस श्रेणी में मानव साहब, राखी जी, नायक डाल दीजिए भैया थोड़ी, विनोद पांचाल साहब, सुरेंद्र सागर, डॉक्टर विक्रम मोहंती जी और जेपी सिंह साहब। अपने हमारी जितनी उम्र है उससे ज्यादा इन्होंने समय इस मंच को दिया है। हम सब गौरवान्वित हैं कि आज वो जज हमारे बीच में है, वो निर्णायक हमारे बीच में है, जो इस देश में नहीं, देश के बाहर भी अपनी कला, अपनी अदा से जाने पहचाने जाते हैं। मैं इन तमाम जजेस का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि तालियां बजाकर करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, इस्तकबाल करें। मानव जी कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आज कुछ रूल्स हैं, उनसे आपको उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। बेसिकली टाइम को लेकर एक स्ट्रॉन्ग रूल है। जैसे ही आपको मंच दिया जाएगा, एक बेल बजेगी और मंच देने के बाद नाटक शुरू होने के 55वें मिनट, यानी कि 55 मिनट खत्म होने के बाद दूसरी बेल बजेगी और 60 मिनट्स पे तीसरी बेल बजेगी। 60 मिनट्स पे जब बेल बजेगी तो उसके बाद नाटक को रोकना पड़ेगा, क्योंकि समय की पाबंदियां हैं और रूल्स आर रूल्स। नाटक आपका जिस स्थिति में भी होगा, जो थर्ड बेल है, जो 60 मिनट पे बजेगी, वहां पर नाटक को रोक दिया जाएगा। तो पीछे आई थिंक सौंप दें पहले नाटक के लिए। रेडी हैं? जी। तो पहले नाटक के लिए टाइम स्टार्ट होता है। मैं इस लम्हे इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूं कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मन सज्जा, यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बता दूं। हालांकि हकीकत से कहानी सुनाने में खतरा होता है खासा। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कानून का जानकार दर्शक दीर्घा में बैठा हो। बहरहाल अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो, लेकिन फिर भी हालांकि मैं अपने आप को एक खतरा उठाने का मौका आसानी से ले सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरी इस कहानी पे यकीन करेंगे नहीं।
अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हरगिज नहीं, लेकिन अनऑफिशियली हर कोई, जैसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जज, पुलिस या पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी भी, जो इस वक्त यहाँ है या नहीं भी हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ सच्ची कहानियां सुनाता हूं। मैं आपकी जरा सी तवज्जो चाहूंगा। कृपया अपने आप को मुंबई के बांद्रा नाम के इलाके में मौजूद ताज लैंड्स के प्रेसिडेंशियल स्वीट के ड्राइंग रूम में महसूस करने की कोशिश कीजिए। बेहद खूबसूरत इलाके का बेहद खूबसूरत 5 सितारा होटल, एक तरफ समंदर की थरथराती लहरें, दूसरी ओर आसमान को छू रही लंबी ऊंची अट्टालिकाएं। इस कमरे का किराया एक आम आदमी की सोच से बाहर है। मॉडर्न फर्निशिंग, खूबसूरत, बेशकीमती, जैसे यहाँ एक रात बिताना भी ख्वाब हो सकता है। मैं कुछ समझा पाया? तो मेरे बाई तरफ को ही ले लीजिए। आप देखेंगे 25 महंगी टेबल्स को, जिन्हें बेतरतीबी से कोने में धकेल दिया गया। और ये है एक महान लेखक की महान स्टडी। ठीक, तो थोड़ा नजदीक आइए। देखकर निराशा हुई ना? लेकिन मेरा यकीन मानिए कि शुरुआती दौर के लेखकों की स्टडी भी कुछ ऐसी दिखती है। अनाप शनाप कागजों के जत्थे, एक टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिन पे कलर पेन से करेक्शन किए हुए, एक बॉल पॉइंट पेन और एक खंजर। ये अभी तक यहाँ पड़ा है, गलती से रह गया होगा। तो आप लोग पूछेंगे कि टाइपराइटर क्यों? अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया। तो मैं इस मामले में जरा प्रिमिटिव हूँ, यानी पुराना लेखक। मुझे अभी तक टाइपराइटर पर ही लिखना पसंद है। तो इस सारे झाड़ झंझाड़ के पीछे एक छोटा सा बार, जहाँ देखेंगे विस्की, वोडका, स्कॉच और 50 शराब की बोतल सजी है। यह हमें कहीं से भी हमारे लेखक की जीनियस के बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं, नहीं उसकी खूबियों और खासियत के बारे में, लेकिन फिर साथ उसकी खामियों के बारे में भी कुछ नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे यकीन माने कि इस कमरे के दाईं तरफ आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ हर चीज तरतीब से सजी है, हर चीज, यानी उम्र के साथ गलतियां भी बढ़ती जा रही हैं। मैं इसे सावधानी से उठाता हूं और डस्टबिन के हवाले कर देता हूं, और इस .22 के रिवॉल्वर को उठाकर ड्रॉअर के हवाले कर देता हूं। तो आप यहाँ देखेंगे बेहद खूबसूरत सोफे लगे हैं। यहाँ हर तरफ किताबें सजी हैं, ड्रामा खींचा और दीवारों पे फोटोग्राफ्स, बेशकीमती पेंटिंग्स, जिनको बनाने वालों को पहचानने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो इन सब से खूबसूरत है यहाँ का ये बैकग्राउंड, यानी कि ये बड़ी सी बालकनी। यहाँ से दिखता है बेहद खूबसूरत मंजर, इतना ही बेहतरीन जितना कि इस कमरे का किराया। नीचे ढलती हुई सूरज की रोशनी में नहाया हुआ स्विमिंग पूल, दूर तक फैला हुआ समंदर, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले तक रंग बिरंगी नौकाएं तैर रही थी, जो अब शाम की रोशनी के साथ शांत पड़ चुका है। अरे वाह, उधर टेनिस कोर्ट पे अभी भी थोड़ी जिंदगी थिरक रही है। पिंग पोंग प्लेयर्स की धीमी धीमी टिक टॉक टेनिस कोर्ट से कह रही है मैं अभी भी जिंदा हूं। सुन पा रहे आप? तो वापस लौटते इस कमरे में और बात करते अपने प्ले के 2 लीडिंग कैरेक्टर्स के बारे में। शुरुआत करते मुझसे। मैं इस कहानी का सबसे मुख्य और महंगा पात्र हूं, और बोलेपन के लिए माफी चाहूंगा अगर हकीकत चाहिए, और साथ ही मैं एकदम से आप लोगों के सामने आकर आपको चौंका नहीं रहा। धीरे से इस कमरे के राइट से एंटर करूंगा, जहां मैं एक लड़की के साथ खैर छोड़ते हैं। हालांकि सबको पता है कि बेडरूम में एक आदमी एक लड़के के साथ तो होगा नहीं। वैसे आजकल किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो मैं भी वही सब करके आ रहा हूँ जो हर आदमी अपने बेडरूम में करके आता है। ये सब आपको कल के न्यूज़पेपर्स या शाम की इवनिंग टैबलॉइड में मिल जाएगा। तो मेरे बारे में ऐसा क्या है जो आप लोग टेलीविजन पर नहीं देख पाते? मेरी जिंदगी भरी पड़ी है स्कैंडल से, एक के बाद एक स्कैंडल्स, चटपटे, नमकीन, खारे स्कैंडल्स, जिन्हें आप अपने घर के कोनों में चटखारे लेकर पढ़ना पसंद करते हैं। अरे इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं भी अपना नाम बताऊंगा, आप मेरे बारे में सब जान जाएंगे। मेरा नाम ब्रह्मात्म है। एक बार दोबारा सुनिए, धीरज अधिकारी ब्रह्मात्म। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मात्म तखल्लुस, और अधिकारी वो कुछ नहीं। वो लोगों को पसंद है तो मैं यूं ही लिख देता हूं। तो मैं हूं क्राइम नॉवलिस्ट,
यानी अपराध उपन्यासकार, पुलित्जर अवार्ड विनर, पद्म विभूषण से सज्जित, वगैरह वगैरह वगैरह। साथ ही लंबा चौड़ा टपा हुआ चेहरा और बड़ी हुई दाढ़ी और बिना बालों का गंजा सिर। हम मेरे व्यक्तिगत चरित्र के बारे में बात करें तो मैं हूं जिद्दी, खतरनाक हद तक जिद्दी। हर वो चीज हासिल कर लेता हूं जो चाहता हूं। मैं भयंकर शराबी हूं, बेतरा पीता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों के प्रति कितना ईमानदार हूं। ये ठीक उसका उल्टा है जैसा आप लोग मुझे समझते हैं। अब आप लोग जैसा मुझे समझते हैं वो मेरा आप पर जनरल इंप्रेशन है। जो मैं बता रहा हूं वो हूं मैं वाकई। दरअसल हकीकत में मेरे दोस्तों, आप लोग मुझे जानते हैं टेलीविजन और न्यूज़पेपर्स के जरिए। जो मैं बता रहा हूं वो हूं मैं। पुलित्जर अवार्ड देते हुए अमेरिका की उन मोहतरमा की निगाहें बड़ी पार की थी। उन्होंने मुझे मेरी असली औकात में पहचान लिया था। हालांकि मैं उस वक्त फॉर्मली ड्रेस्ड था, खासा स्मार्ट और कल्चर्ड लग रहा था। मैंने किसी तरह उनके इवनिंग गाउन पर विस्की का गिलास गिरा पाने में कामयाबी हासिल कर ली और पार्टी के बाद उसे वॉशरूम में साफ करते हुए उन्होंने बड़ी नशीली और उन्मादी निगाहों से मेरी ओर देखा था। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि खुद को कोई कितना ही जान सकता है। अरे खुद को धोखा देने का फायदा नहीं है। मैं भी अपने आप को ऊपरी ऊपरी तौर पर जानता हूं, आधा अधूरा। मुझे बस अपना अभी आधा अधूरा खुद को कोई कितना ही जान सकता है, आप तो समझ ही सकते हैं ना। बाकी लेकिन मेरे केस में मुझे एक बार मौका मिला था जब मैं आइस स्केटिंग करता हुआ खाई के किनारे पे रपट पड़ा था। मैंने नीचे झांक कर देखा था तो मेरा दम निकल गया था। फिर तब कलकत्ता के उस मादक मिस इंडिया ने मेरे सिर पे बोतल फोड़ी थी। मतलब वो नहीं जो मेरे कमरे में है, वो कोई और है। अपने ख्यालों को ऊंचे डाल लेने दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अब कुछ लफ्ज मेरे कपड़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले आज का समय। हिंदुस्तान में इस वक्त सन 2025 चल रहा है। आप कहेंगे तो सारे जहान में चल रहा है, अगर मैं कहूंगा हिंदुस्तान में जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये वक्त से पहले आ गया। कभी कहा है ना, सारे जहां से अच्छा। तो कुछ लफ्ज मेरे कपड़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं ऑडियंस में बैठी महिलाओं से माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं नीचे पहने हुए एक पजामा और ऊपर ओपनिंग ड्रेसिंग गाउन जो मेरे सीने के सफेद बालों को मुश्किल से ढक पा रहा है। अब भाई जितना दिखना उतना तो दिखेगा ही, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। मेरे हाथ में एक खाली गिलास। मैं अपने बार की तरफ बढ़ता हूं, तभी अचानक रुकता हूं और देखता हूं कि एक आदमी बिना मेरी परमिशन के मेरी स्टडी में घुस गया है। उस आदमी को भी जल्दी बयान कर दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्लर्क जैसा दिखने वाला, कुछ ज्यादा मिडिल क्लास। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस है, कुछ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस मैन जैसा दिखता है वो। तो मैं उसके बारे में ज्यादा वर्णन करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार कहानी खत्म हो जाने के बाद उसे बड़ी सहूलियत के साथ सीन के नक्शे से निकाल के फेंक दिया जाएगा और उसके बाद आप में से उसका किसी में भी इंटरेस्ट नहीं बचेगा। तो अभी के लिए इतना काफी है। वो आदमी बोलना शुरू करता है, मैं जवाब देता हूं। कहानी यहां से शुरू होती है। मैं बड़ा सम्मानित महसूस कर रहा हूं दुनिया जहां के प्रसिद्ध राइटर नीरज ब्रह्मात्मा के सामने खड़ा होकर। कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आए? आपके सेक्रेटरी ने मुझे अंदर आने दिया। ये घंटों नहीं, दिनों से मेरी प्रतिष्ठा का परिणाम है। कौन हो तुम? मैं सूफी, गड़गड़ सूफी। अजीब नाम है। एक मिनट, नाम को जाना पहचाना लगता है। तुम वही हो जिसने मुझे अपने खतों से परेशान कर रखा है। जी बिल्कुल सही। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया। मैं लगातार आपके दरवाजे के डोरमैन से संपर्क में हूं। हालांकि उससे मुझे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा, पर बाद में मैं आपके सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब रहा। बड़ा ही सलीके का बंदा। आज ही है, हज करके आया है। ये मेरा उससे लगातार विनती का ही परिणाम है। ये मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। आदरणीय ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। आत्मे साहब, क्योंकि तुम बाहर के नजदीक हो। वो विस्की की बोतल दोगे? वो लेफ्ट वाली। थैंक यू।
तुम लोगे? नहीं, हरगिज नहीं। विस्की, सिंगल मॉल्ट या कुछ और? नहीं मानो, शुक्रिया। क्या बिल्कुल नहीं पीते? बस सावधानी बरत रहा हूं। आखिरकार मैं अपने समय के महान जीनियस के सामने खड़ा हूं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विशाल काय शंकर के सामने मासूम सा नंदी खड़ा हो। हिंदू हो? हाँ, फिर मुसलमान हुआ, बाद में हिंदू हो गया, पर आजकल बौद्ध हूं। बड़े अजीब आदमी हो। अजीब तो आप हैं, और वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। मैं बता दूं, मैंने वेदों से लेकर इस्लाम तक सब पढ़ा है। मुझे एक और ड्रिंक दोगे? बड़ी जल्दी खत्म कर लिया आपने। मैंने एडवाइस मांगी, आपको ले लेनी चाहिए कुछ। तो लूंगा ही। आगे बोलो। मैं इटावा का रहने वाला हूं, ब्रह्मात्मा साहब। मैं जरा इस कमरे का नजदीक से जायजा ले सकता हूं, जहां पर एक पेंटर अपनी पेंटिंग के जलवे बिखेरता है। राइटर, आपके संदर्भ में एक ही बात, हर तरफ किताबें और पांडुलिपियां। और इस दीवार पर लगे फोटोग्राफ पर अगर नजर डाले तो विक्रम सेठ, उनके खुद के सिग्नेचर, मेरे दोस्त परमात्मा के लिए। गजब है। सलमान रश्दी, परमात्मा को मेरी दूसरी दुनिया का साथी। आज भी लोग प्यार और कत्ल में वफादार रहते हैं। अब जरा ये नजारा देखिए, समुद्र के उस पार जगमगाते फ्लाईओवर्स, उनके ऊपर शाम के बादलों के टुकड़े लगातार रूप बदलते हुए। वहां सूरज धीमे धीमे अस्त हो रहा है, लाल सुर्ख तपा हुआ। गजब है ये। तुम भी राइटर हो? मैं रीडर हूं, पढ़ता हूं। आपका सारा काम मुंह याद है मुझे। टीचर? एक मामूली सा अकाउंटेंट, वो भी रिटायर्ड। इटावा में संपत और साधक कंपनी के लिए काम करता था। बैठो। जी। कमरा तो काफी खूबसूरत है आपका। इस कमरे का किराया भी उतना ही खूबसूरत है। मैं समझ सकता हूँ, बहुत महंगा होगा। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो एक सपना ही है, क्योंकि मैं तो मुंबई की धारावी नाम की एक चोर की खोली से आ रहा हूँ। वैसे चेन्नई में इससे भी सस्ता था। तुम चेन्नई में थे? मैं था क्यों? नहीं, मैं भी वहां रह चुका हूँ। आप ग्रैंड होटल पार्क में थे और मैं बेलीपुरम के घटिया से गेस्ट हाउस में। हमारे रास्ते कई बार टकराए, दिल्ली के मोजे सेरेटन से लेकर बनारस के रंदा पैलेस तक। तुम बनारस में भी थे? मैं था, जब मैं वहां था। घाट की तंग गलियों के एक छोटे से गेस्ट हाउस कार्तिक में। देखो, मेरे पास बहुत कम है और मुझे बहुत काम करना है मिस्टर गड़गड़ सूफी। हाँ, जो भी है, मुझे अपनी जिंदगी में हजारों करोड़ों लोगों से मिलना होता है। मैं सिर्फ तुम्हें 20 मिनट दे सकता हूँ, जो कहना जल्दी को, वो भी कम शब्दों में। जी परमात्मा साहब, मैं आपको बता दूं, मैं आपके पास बेहद ही निश्चित उद्देश्य से आया हूं। मैं बहुत गरीब हूं और जब से मैं पैसे चाहिए और वो मेरे पास नहीं है। ध्यान से सुनो सूफी, यहाँ में ऐसे ही हजारों रंगरूट किस्म के राइटर्स हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में अभी बहुत कुछ साबित करना है। तुम जैसे लोगों की बातों में आसानी से आ जाएंगे, मगर मेरा नाम धीरज ब्रह्मात्मा है। चाहूंगा कि मुझे सुख चैन से रहने दिया जाए। वैसे भी हिंदुस्तान में पुलित्जर अवार्ड को लेके शुरू से ही गलतफहमी रही है। उसमें मिलने वाले पैसे उतने नहीं होते जितना हम यहाँ सोचते हैं। मैं चाहूंगा कि तुम जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मेरी बात तो सुन आदरणीय। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। मैं बोलने की बाहर जाओ। आदरणीय, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसे चाहिए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद मैंने जिस प्रोफेशन का दामन पकड़ा उसका नाम था प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी। मैं लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खुफिया जानकारी हासिल करता हूँ। खुफिया? जैसे? वही तो बता रहा हूँ आदरणीय। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। ब्रह्मात्मा साहब, तुम अजीबोगरीब तरीके से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। बैठो। जी। आजकल किसके लिए काम करो? पुलिस? नहीं आदरणीय। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। ब्रह्मात्मा साहब, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। जब मैं अकाउंटेंट था तब भी मैंने कई खुलासे किए। मैं कई कंपनियों के लिए ऑडिटर भी रह चुका हूँ। एक बार तो मैंने लो मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों पंगों को दिए जाने वाले पैसों में जबरदस्त घोटाला किया था। लेकिन फिर जब मैं रिटायर हुआ
मैं रिटायर हुआ तो मैंने अपनी जेब टटोली और पाया कि हासिलात के नाम पर मेरे पास सिर्फ चंद पैसे ही थे। बच्चा मेरा कोई था नहीं, बीवी को कैंसर हो चुका था। उसके मर जाने के बाद मैं पागल सा हो रहा था कि तभी आपकी किताबें मेरे हाथ पड़ी। उन्हें पढ़ने के साथ ही मैंने तुरंत पब्लिक लाइफ छोड़ देने का फैसला किया और अपने आप को फुल टाइम इसी हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताबें, आपकी किताबें, आपकी अद्भुत किताबें, आपकी नायाब किताबें, आपकी कमाल किताबें। उन्होंने मेरी कल्पना शक्ति को झंझोर के रख दिया। मैं उन्हें पढ़ता गया लगातार और गदगद होता गया आपके जुल्म को खूबसूरत बनाने के अनोखे अंदाज से। मैं डिटेक्टिव बना, बिल्कुल वैसे ही जैसे नास्तिक बंदा शैतान के अजीबोगरीब काम करने के तरीके से प्रेरित होकर साधु बन जाता है। और आज मैं बैठा हूं अपने आदर्श के सामने। मेरा पद्म विभूषण और समुद्र के उस पार सूरज धीमे धीमे अस्त हो रहा है। शाम की चिड़िया चहचहाने लगी है और आप अभी तक विस्की पी रहे हैं। मैं शायर बनने के सारे गुण है माय डियर। गड़गड़ सूफी, डियर गड़गड़ सूफी। ये सब कुछ आपकी किताबों का ही असर है। सुनकर बुरा लगा क्योंकि तुम अभी भी फटे पुराने कपड़ों में हो। तो तुम्हारा ये नया पेशा तुम्हारे लिए कोई खुशनुमा जिंदगी नहीं लेकर आया। अब जिंदगी फूलों का बिछोना तो वैसे भी नहीं हो सकती ना परमात्मा साहब। मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है। तुम कहो तो मुझसे तुम्हारे लिए बात करूं। लॉजी की किस पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करो? सिविल डाइवोर्स, फॉर्जरी या ड्रग ट्रैफिकिंग? लिटरेचर यानी साहित्य। अरे मैं समझ गया, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए आप। तुम क्रिटिक बन जाना चाहते हो? आप मुझे बोलने की इजाजत तो दीजिए। गेट आउट। मैं आपकी किताबों को क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ देखता हूँ, उनका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देता है। अजीब से अजीबोगरीब होते जा रहे हो। पहले कहाँ थे? आप ही के पास आदरणीय। बैठो। मैं साइकोएनालिस्ट, कैथोलिक, मार्क्सिस्ट, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया गया हूं। मगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो बिल्कुल ही अनोखा है। मुझे तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आदरणीय। ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। ब्रह्मात्मा साहब, मैं आपकी किताबें पढ़ता हूँ क्योंकि वो एक ऐसी खास थ्योरी पर आधारित होती है कि ये कहिए कि मेरी एक ऐसी खास थ्योरी पर। आपकी नॉवल की फिक्शन की दुनिया में जो भी घटित होता है उसे हकीकत की दुनिया में भी घटित होना चाहिए। मुझे बिल्कुल असंभव लगता है कि कभी कोई ऐसा फिक्शन भी इजाद हो जो कभी घटित ही ना हुआ। ठीक। चमत्कार कभी घटते नहीं है, तो मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर होते हैं। तो बात यह है कि मैंने आपकी नॉवेल्स में वे मर्डर्स को प्रतीक बनाकर उनकी हकीकत में झांकना शुरू किया। हमारा मतलब है कि मेरी नॉवेल्स और हकीकत में कोई संबंध है? बिल्कुल। मैंने 90 तुरे ढंग से तर्क किया, आपके सारे काम काज सर्चिंग एनालिसिस किया और पाया कि आप अपने समय के बेशकीमती एक तरह के कर्तव्य लेखक हैं जिसके डिवोर्स, लव अफेयर, शराब और शिकारत किस्से आए दिन न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन का न केवल अहम हिस्सा है, बल्कि आपको तो वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे खूबसूरत रोमांटिक मर्डर सीन्स लिखने के लिए भी जाना जाता है। मैंने कभी मर्डर्स को ग्लोरीफाई नहीं किया। मैंने तो बस इंसान को उसके पूरेपन में दिखाने की कोशिश की है। जाहिर है अपने पूरेपन में इंसान प्यार करने के साथ दिल करने की भी काबिलियत रखता है। एक डिटेक्टिव के तौर पर मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि आपने क्या कोशिश करी, आपने क्या कर डाला, ये मेरी थीसिस का विषय है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर एक खौफनाक चीज समझी जाती थी, लेकिन आपकी कलम ने इस जिंदगी के शाइस्ते को, या यूं कहें कि मौत के शाइस्ते को रंग बिरंगा और खूबसूरत बना दिया। और आज आपको हिंदुस्तान में मौत का रंगीन सौदागर के नाम से जाना जाता है। वो तो मेरी केवल पॉपुलैरिटी की निशानी है और आपकी काबिलियत की, जिसमें आप एक ऐसे मास्टर मर्डरर यानी बेशकीमती खूनी पेश करते हैं जिनकी शक्ल पहचानते हुए भी उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन है। हमारा इशारा मेरी उस धोखे संकीले खान की तरफ है। क्रिमिनल अपनी शक्ल दिखाए बिना गायब हो जाता है। शक्ल तो दिखती है लेकिन फिर भी नहीं दिखती। दूसरे शब्दों में तुम मेरी नॉवेल्स को ऐसे पढ़ते हो जैसे वो पुलिस रिपोर्ट्स हो, जैसे कि वो होमोसाइड रिपोर्ट्स हो,
आपके हीरोज किसी मोटिव के साथ मर्डर नहीं करते और ना ही उन्माद में। वो तो मर्डर करते हैं अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने तजुर्बे को लगातार बढ़ाने के लिए। अगर ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी के हिसाब से देखें तो कोई मर्डर बिना मोटिव के नहीं होता, और यहाँ तक कोई मोटिव ही नहीं होता। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को भी ये मर्डर्स बहुत ही गहरे और सटल लगते हैं। उनके लिए इसका कारण निकाल पाना बेहद मुश्किल है। उन्हें भी यही लगता है कि मर्डर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो मर्डर साफ दिखाते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि वो सुसाइड्स हो, एक्सीडेंट्स हो या फिर नेचुरल डेथ हो। ये कहा जा सकता है। ठीक आपके पाठकों को भी पढ़ते हुए नजर आता है। चलो ये भी मान लिया। अपने इस खोजबीन के इस मोड़ पर मैं अपने आप को स्पेनिश किंग से कम नहीं। क्या नाम था? डॉन क्विक्सोते। डॉन क्विक्सोते, जिसका जिक्र आपकी नॉवेल्स में अक्सर होता है। वो आजीवन इसी उन्माद में जिंदा रहता है कि उसकी कल्पना में किया गया रोमांस हकीकत है। लेकिन मैं आपकी नॉवेल्स को हकीकत से कम नहीं समझता, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को किसी भी चीज से खौफजदा नहीं होने देता। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ते चलो, ये जानते हुए भी कि आगे बढ़ते रहने का मतलब है लगातार सवालों का सामना करना। गजब कर रहे हो तुम। जमील मिस्टर सूफी को एक बेहतरीन सिगार ऑफर करो। आखिरकार हमें ने कुछ तो ऑफर करे जिससे इन्हें आनंद पहुंचे। राजी हवाना? नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी सस्ती सिगरेट पी सकता हूँ। जरूर तुम जा सकते हो जमील। साथ में उस खंजर को भी लेते जाओ, मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा ही उम्दा पीस था, मैंने अभी नोटिस किया। आदरणीय ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। ब्रह्मात्मा साहब, इस सिगार की बात कर रहे हो? उस खंजर की एक झटके की जरूरत है और उम्दा खत, तीखा और नुकीला भी। लाइट? जी जरूर। तनाव में एक सिगरेट का कस लगाने का आनंद भी 100 से संभोग करने के बराबर है। जम के संभोग करो, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते चलो। मेरे लिए किसी भी सॉल्यूशन पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। मुझे बहुत ही डिटेल एनालिसिस की जरूरत पड़ी और तभी मेरे हाथ पड़ा आपका नोवेल ही वाज नॉट ए जुवेनाइल। मेरा पहला नॉवल तो 11 साल पहले छपा था। हाँ, उस पर तो फिल्म भी बनी है। बॉलीवुड में तो उसके राइट्स लेने की होड़ लग गई थी। दिल्ली में एक बस में गैंग रेप होता है, लड़की मर जाती है, 6 लड़के पकड़े जाते हैं जिनमें से 5 को फांसी हो जाती है। एक लड़का बच जाता है क्योंकि कानून उसे जुवेनाइल मानता है, यानी 18 साल से 3-4 महीने छूटा। परिपक्व उसे चाइल्ड होम भेज दिया जाता है। वो अपनी आंखों से रेप के बाद सड़कों पर हुए हो हल्ले और प्रोटेस्ट को धीमे धीमे गायब होता देखता है। फिर 3 साल बाद वो चाइल्ड होम से निकलता है तो बढ़ती हुई उम्र के साथ पक्का आवारा, मोटा, बड़ी हुई दाढ़ी और तगड़े गंजे सिर के साथ भयंकर शराबी में तब्दील। वो वहां से निकलता एक पुरानी दिल्ली के शोरूम में जर्मन डिप्लोमेट की बीवी से मिलता है। अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब काबिलियत है उसमें। वो उसे राजी कर लेता है एक घटिया से चिपचिपे मरकट जैसे तरीबा कला के होटल में चलने की, जहां पर वो उसे सीड्यूस करता है वहीं शराब के उन्माद में और अपने सस्ते से चाम से, जो उस औरत के लिए बिल्कुल ही नया है। वो उसे यकीन दिला देता है कि मिलन का सुख खासकर हिंदुस्तान की पावन धरती पर अगर कहीं है तो वो नफ्स काट कर आत्महत्या करने में है। वो औरत हंस रही है, बड़बड़ा रही है, रो रही है, उसकी जुबान से हिप्नोटाइज होकर अपने आप को सेक्सुअल एक्सटेसी मार डालती है। लेकिन वो अपने आप को हरगिज नहीं मारता।
वो अपनी सिगरेट सुलगाता है और वहां से मोतिया खान की गलियों से होता हुआ एक मिशनरी पादरी की हड्डियां तोड़ता और उसका बटुआ छीनता है। इसे पढ़ते वक्त ये सीन्स की बयान की वे शोक तक को मेरे पीछे छोड़ देती है। का सूफी, तुम मुझे ये तो बताने नहीं जा रहे तुम अपनी खोजबीन को आखिरी जमा पहनाने के लिए इटावा से दिल्ली आए, उन दंग गलियों की खाक छानने की जहमत उठाई जिससे कि तुम मेरी इस कहानी को तस्दीक कर सको। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था श्रीमान। मैं वहां गया, मैंने बहुत से पैसे खर्च करके उस वक्त के न्यूज़पेपर्स अपने लिए उपलब्ध कराए और पुरानी दिल्ली के कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए थे और इस काम पर लगाया कि मेरी हाजिर कर सके। ये बहुत सारे पैसे, बहुत जोर लगा के बोलते हो सूफी। अब कम पैसों में ये काम भी काम होता है श्रीमान। ये भी ठीक है। और क्या जवाब मिला? जवाब मिला कि वो जर्मन नहीं, एक स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी जिसने 2014 में सुसाइड कमिट किया था। सुसाइड का कारण मालूम नहीं पड़ा जिसका मुझे पहले से एहसास था। और वो आदमी जिसके साथ वो उस होटल में गई थी? नहीं मालूम पड़ा। रिसेप्शन के काउंटर से पता पड़ा कि वो उस लड़की के साथ आया था और उसी दौरान एक मिशनरी के पादरी को भी मारा गया था। उसकी हड्डियां इतनी टूट चुकी थी कि वो मारने वाले का नाम तक नहीं बता पाया। और तभी मैंने उठाया द मिस्टर एक्स रिपोर्ट, उस वक्त के गुजरात के जनरल गवर्नर का सबसे पसंदीदा नॉवल, आपका दूसरा नॉवल। एक इंसान मिलता है 16 साल की हसीन जवान मुस्लिम लड़की से अहमदाबाद गुजरात में। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का फान और चलती हुई गर्मी उसके वैश्वीपन को जगह पाने में कामयाब हो जाती है और परिणाम कड़कती बिजली और बरसती बरसात की रात में रेप और मर्डर। खौफनाक और निर्मम लेकिन एकदम खूबसूरत पोएटिक, थोड़े से डायलॉग्स लेकिन एकदम क्लियर और प्रिसाइज। पुलिस का ब्यौरा, हर तरफ कातिल की खोज जिनमें सस्पेक्ट सभी हैं सिवाय छोड़ उस असली कातिल, क्योंकि वो बेहतर है, पॉपुलर है, लाखों दिलों में बसता है अपनी सो कॉल्ड सोशल सर्विसेज के लिए। वो लंबा है, चौड़ा, गंजा। वो तो उल्टा आज रात को लंदन की फ्लाइट पकड़ने जा रहा है एक पीस कन्वेंशन में बोलने के लिए, लेकिन वो जाने से पहले उस लड़की का फ्यूनरल अटेंड करता है और इस तरह ये क्राइम नॉवल किसी ग्रीक ट्रेजेडी में खत्म होती है। हमारी कल्पना शक्ति बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। उसी दौरान एक जवान मुस्लिम लड़की का रेप और मर्डर अहमदाबाद गुजरात में। कातिल नहीं मालूम पड़ा। ठीक उस औरत के कातिल की तरह। बिल्कुल ठीक उसी की तरह, बावजूद काबिल पुलिस फोर्स के। ठीक कहा। अथॉरिटीज को हल्का सा भी क्लू नहीं। आगे भी तुम्हारी खोजबीन जारी रही? जी। ये इनमें सभी लोगों का नाम है जिनका मिलान और संबंध मैं आपके नॉवेल्स के कैरेक्टर के साथ प्रमाणित कर चुका हूँ। जितना मैं देख पा रहा हूँ इसमें 22 नाम लिखे हैं। एग्जैक्टली उतने ही जितने नॉवेल्स आपकी कलम से निकले। ये सारे लोग मर चुके हैं। सारे। उसने सुसाइड किया तो कुछ अजीबोगरीब तरीकों से हादसों का शिकार हो गए, सिवाय छोड़ उस मुस्लिम लड़की के जिसका रेप और मर्डर अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, समुद्र के किनारे। ये हैदराबाद की लुबना के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है? ये सिर्फ जाहिरा वर्ड से मेल वर्क आती है जिसमें आपका हीरो आपकी नॉवल एंड द नाइट बिगिंस में गला घोट कर मार डालता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और वैसे भी लुबना तो दुबई में अपनी स्वाभाविक मृत्यु मरी थी ना। बहुत ही लाजवाब लिस्ट है। मेरी 10 साल की इन्वेस्टिगेशन का परिणाम। सच में आप दिल्ली में थे जब वो स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी मरी। आप अहमदाबाद में थे जब वो जवान पंसी लड़की मरी। और आप उन 20 जगह थे जहां पर एक्सीडेंट्स हुए, यानी कलकत्ता में, सोनागाछी में, आसाम में, भीलगिरी में और निधिपुरा में, केरला में। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं हर उस जगह पर था। हर उस जगह श्रीमान? आप हर जगह मेरे पीछे लगे थे जनाब गढ़कर सूफी। वो तो मुझे लगना ही था, अपनी काबिलियत को अपनी ही निगाहों में साबित करने के लिए। ये मेरे लिए संजीदा विषय था, कोई मजाक नहीं। फिर तो बहुत महंगा सौदा पड़ा होगा आपको, मतलब इतना खर्च। तबाही की हद तक। बतलाने की जरूरत नहीं समझता कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना के बराबर थी। बावजूद संपद और साझा कंपनी को होने वाले प्रॉफिट के मेरी पेंशन लगभग 0 थी।
मैंने पेट काट काट कर ये यात्राएं करी, इसकी आदत डाली, मैंने भूखा रहना सीखा। और कुछ ट्रिप्स तो आदरणीय मेरे परमात्मा है मेरा नाम। परमात्मा साहब, कुछ ट्रिप्स तो मेरे लिए भुखमरी का वरदान लेकर आई। बस एक जगह जहां मैं जा नहीं सका वो थी आपकी साउथ अफ्रीका की ट्रिप 7 साल पहले, और आपकी सालाना छुट्टियां जो कि अफ्रीका में बीती थी। अगर कोई फायदा भी नहीं होता जनाब गड़गड़ सूफी साहब, हाँ तो मैं हाथियों का शिकार करने जाया करता था। बाकी और जगह मैं आपके साथ लगातार, तो मालूम ही पड़ रहा है। जहां जहां आप रहे, आप किसी 5 स्टार होटलों में और मैं किसी सस्ते से गेस्ट हाउस में, वहां पर ये एक्सीडेंट्स हुए जिनको आपने बाद में मर्डर्स का जामा पहनाकर लिखना शुरू किया। तुम मेरी जिंदगी में मिले हुए सबसे जबरदस्त आदमी हो सूफी। फिर अगला सवाल मेरे दिमाग में आया जो कि आना ही था, वो ये था कि आपके इस काम और इत्तेफाक में कोई संबंध है। जाहिर है ये चंद संभावनाएं मेरे सामने जन्मी जब मैंने इनकी गंगोर तरफ की दृष्टि से देखना शुरू किया, और मैंने पाया कि आपके नॉवल के कैरेक्टर्स उन लोगों पर आधारित हैं जिनको आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया, या फिर ये कहें कि आपके प्लॉट्स बिल्कुल उस तरह से घटते हैं जिस तरह से आपने उन्हें घटने की इजाजत दी। सब है। हम थोड़ी देर के लिए इस दूसरी थ्योरी को सच माने तो आपके प्लॉट्स जिनको आपकी कल्पना शक्ति का परिणाम माना गया है वो और कुछ नहीं बल्कि आपकी सचमुच में घट चुकी घटनाओं की चंद रूबरू वाक्य हैं। अब इस परिणाम ने मेरी जिंदगी हराम कर दी, मैं पागल सा हो गया इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए। लेकिन अंत में इसी पर पहुंचा कि अगर कुछ सत्य है तो वो सिर्फ यही है। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर वाकई में आपके नोवेल सच्ची घटनाओं की चंद रूबरू वाक्य हैं तो ऐसे में जो मर्डर्स आप डिस्क्राइब करते हैं तो वो भी सच है। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कातिल कौन है इनका? और क्या जवाब मिला? हम सारी परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी कातिलों को एक कातिल मान सकते हैं। ये सभी एक ही शख्सियत के साथ कामोबेशी के शिकार हैं। ये सभी लंबे चौड़े गंजे आमूमन नंगे सीने के साथ कत्ल के वक्त देखे गए। जरूरत से बड़ी मुस्कान और अपनी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हुए नशे की तरंग में सारा गौर आपके प्लॉट्स में घुसते चले गए। माफ कीजिएगा परमात्मा साहब, वो आप थे। सच कह रहे हो? एकदम सच। फिर सोच लो। कई बार सोच चुका हूं, मतलब मैंने ही हर बार 21 बार 22 बार। ये मेरा ठोका बजाया हुआ ठोस परिणाम। मैं इस वक्त ना केवल अपने समय के महान राइटर के सामने बैठा हूं बल्कि मेरे सामने देश का सबसे खूंखार हत्यारा भी बैठा। 22 लोग नहीं 21। हाँ चलो ठीक है। तुम्हें पता है लोग ऐसी बातें पसंद करेंगे क्योंकि ये उन्हें सोचने समझने पर मजबूर कर देगी। चलो ठीक है, तो मुझसे क्या चाहते हो? जब मैं अपनी सारी स्रोतों का परिणाम आपको बता चुका हूं तो मैं राहत की सांस ले सकता हूं। मैं इस पल की कल्पना कर कई बार कांप उठा लेकिन घबराया कभी नहीं। और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी मुझे सुन रहे हैं, पूरे स्पष्ट भाव से मंत्रमुग्ध होकर मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मैं उतने ही स्पष्ट भाव से आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बकायदा। पहले मेरा ख्याल आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने का था, और अब ख्याल बदल गया शायद। मगर क्यों? मैं आपको 10 साल से देखता आ रहा हूं, आपने बड़े ही जज्बे से अपनी कला को निखारा है, संवारा है और बड़ी खूबसूरती से अपने शिकारों को चुना है, बड़ी शांति से अपने काम को अंजाम दिया है। आपने मुझे एडमायर करते हो बुरी तरह से, एक निर्मम कातिल मानकर या एक महान उपन्यासकार मानकर? दोनों। मैंने आपकी जुल्म की गतिविधियों को स्टडी किया है। मैं आपकी साहित्य रुचि का दीवाना हो चुका हूं। मैं आपको सही मायने में आर्टिस्ट मानता हूं और इस आर्ट के लिए ये त्याग करने के लिए भी तैयार हूं। जैसे 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 मैं इस समय की अपनी सबसे महान उपलब्धि भुला दूंगा, इससे मिलने वाले नाम और यश को भी मैं लात मार दूंगा।
मतलब मुझे अंदर भिजवाने का इरादा नहीं है अब। ऐसे बुरा सपना समझ कर भूल जाऊंगा। बदले में मुझसे क्या चाहते हो? एक जरा सा टोकन, मेरी पीठ थपथपा दीजिए। लो, थपथपा दी। और आगे ये है कि मैं खोखला हो चुका हूं, तन मन और धन से। इस आर्ट के लिए मैंने अपने आसपास की हर चीज कुर्बान कर दी। इस क्रिमिनोलॉजिकल साइंस की कोर्स को सर्व करते करते मैं ढंग की जिंदगी जीने के लायक भी नहीं बचा। इधर उधर भागने की और दौड़ने की ना तो मेरे अंदर हिम्मत है और ना ही मेरी जेब में पैसे। बस दिल में उमंग लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए मैं इटावा लौट जाना चाहता हूं, बशर्ते कि आप मेरी पेंशन का जिम्मा अपने सर ले लें। एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मुझे ताउम्र मिलता रहे, ज्यादा नहीं 25,000 रुपए महीना, और मैं आपकी जिंदगी में एक खास रोल अदा कर सकूं, आपका प्रशंसक और ताबेदार बनकर। सूफी महाराज, मैं भी तुमसे एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। जितनी बेबाकी और बेतकल्लुफी से तुमने मुझसे बात की है, मैं भी उसी तरह तुमसे बात करूंगा। ये दिल में कोई शक नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी में मिले सबसे जबरदस्त आदमी हो। अरे तेज तरार दिमाग, टैलेंट ने तुम्हें कहीं गलत नहीं पहुंचा है, तुम एकदम सही निष्कर्ष पे पहुंचो। मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। आप कबूल करते हैं? हाँ, मैं कबूल करता हूँ। वो स्वीडिश औरत, हाँ वो स्वीडिश औरत, वो जवान कमसिन लड़की, हाँ वो कमसिन जवान लड़की, वो जोधपुर की तलाकशुदा महारानी, हाँ वो भी, और साथ उस हैदराबाद की लुबना को भी गिन लो। नहीं, वो नहीं गिनी जाएगी। मेरी बात तो सुनो मेरे दोस्त। देखिए, आप जानते हैं आप चीटिंग कर रहे हैं परमात्मा साहब। चलो उसे छोड़ते हैं। आपने पूरे 21 को मारा। हाँ पूरे 21 को, नहीं कम नहीं ज्यादा। मेरा भगवान जानता है कि मेरी जिंदगी इस पल से आगे नहीं बढ़ सकती। सच कह रहे हो सूफी, हमारी जिंदगी वाकई इस पल से आगे नहीं बढ़ती। मुझे पापा के पास वापस जाना चाहिए ब्रह्मात्मा। फिलहाल अंदर जाओ। मुझे ये उस ब्रिटिश फ्रेंड की बेटी है ना, जो आपके लगे हुए रूम के साथ रह रहा है? हाँ वही है। आपकी अगली शिकार? नहीं, मेरा अगला शिकार तो कोई और ही होगा। सूफी महाराज, बावजूद इतनी सावधानी और सतर्कता के तुमसे एक चूक हो गई। मैं कहीं से भी नहीं लगा कि तुम इस तरह अकेले मेरे कमरे में आओगे, मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के इतने खतरनाक तथ्य मुझे बताओगे। तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मतलब आप मुझे मार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लगा था परमात्मा साहब। मैंने हर स्थिति का बड़े नजदीक से जायजा लिया था और बड़ी शांति से सारे एहतियात भी बरत लिए थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार ठीक आपके रूम के ऊपर ठहरी है, एक थाईलैंड का मैटर आपके बाएं वाले रूम में, और एक मिडिल क्लास विडो आपकी बाईं तरफ। गलत बोल गए सूफी, वो विडो करोड़ों की मालकिन है। गलत तो आप बोल गए परमात्मा साहब। मेरी जानकारी के हिसाब से उसके पति ने पुरानी दिल्ली में एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाया है, और ठीक आपके रूम के नीचे एक आर्क बिशप ऑफ रोम का फॉरेन डेलीगेट्स भी ठहरा है। सिर्फ एक जोर की छींक मारने की जरूरत है और सुबह के अखबारों में ये घटना बड़े बड़े हरूफों में छप जाएगी। तो आपको मुझे बड़ी ही खामोशी से मानना पड़ेगा। इसके लिए सहरी इकलौता तैयार हो सकता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तभी तुमने स्कॉच लेने से मना कर दी थी। बिल्कुल, मेरे लिए मना कर पाना बेहद ही मुश्किल था, वो भी स्कॉच। जिंदगी में एक ही बार तो पी है मैंने। शायद सिगार में इसलिए इनकार कर दिया तुमने। आपने सागर अंबानी को भी तो इसी तरह से मारा था, हवाना सिगार का सिरा जहर में डुबोकर। चलो ठीक है, अगर मैं किसी और तरह से मार दूं तो? तुम इटावा जैसी मामूली सी जगह से आए हो, खाया पियोगे तो किसी को क्या पता चलेगा। इटावा को मामले न कहिए परमात्मा साहब, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है वहाँ, 4 बड़े मॉल खुल चुके हैं। आपकी किताबों से लेकर रियलिटी शोज की धमाक गूंजती है। कल्चर गरज के बरसता है वहाँ पर। यही चूक कर गए सूफी। आजकल कल्चर गरज के बरसता है चांद के उस छोर पर, जहाँ कहीं आबादी नहीं रहती। वरना तुम्हें अपनी इस घटिया सी बेसिर पैर की इन्वेस्टिगेशन का कब से एहसास हो गया होगा। मैं मालूम है हमने क्या साबित करने की कोशिश की है, ना जाने कई बार और कितने लोग साबित कर चुके हैं। मतलब ये
ये दुनिया उसे कब से जानती है, इसे तुम एक बेशकीमती राज समझे अपने सीने में दफन कर घूम रहे हो। नामुमकिन, मैंने अपने नाखूनों से सारे न्यूज़पेपर को छान मारा था, उनमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था। आजकल सच सिर्फ एक जगह मिलता है सूफी, वो है इवनिंग टैबलॉइड या इवनिंग न्यूज़पेपर के पन्ने या मिड डे का मुख्य पृष्ठ, वो भरे पड़े होते हैं मेरे मर्डर्स के जिक्र से। तुम्हें लगता है ये दुनिया मेरे काम को हजम कर पाती? अगर वो वाकई ये नहीं जानते होते, मैं सिर्फ थोड़ी मर्डर्स का वर्णन कर सकता हूँ जिन्हें मैंने अपने हाथों से ही किया होता है। देखिए आदमी, ब्रह्मात्मा है मेरा नाम। हाँ बोल, अगर ये सब कुछ सच होता ना तो आप अभी तक गिरफ्तार हो गए होते। अगर क्यों? क्योंकि आप खूनी है, एक पेशेवर खूनी। तो क्या हुआ? हम आर्टिस्ट तो शुरू से ही दरिंदे होते आए हैं। आखिरकार मिडिल क्लास मॉरलिटी तो ऐसा ही समझती है। देखो गेटे को, देखो एडगर एलन पो को, ये तुम क्या नाम दोगे? आर्टिस्ट दरिंदे के अलावा? सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। शुरू में ये दुनिया हमसे खौफ ज्यादा होती रही कि हम एक दरिंदे हैं। आदमी हमें इसी कारण इज्जत देनी शुरू कर दी और हम सामाजिक जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए, जब तक कि हम उसकी धूरी नहीं बन गए। और धूरी नहीं, हमें महान इंसान के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। इसी स्वीकारोक्ति के साथ ही सोसाइटी की सारी रुचि हमारी प्राइवेट लाइफ में आकर बंद हो गई और हमें उन लोगों के तौर पर देखा जाने लगा जो अपने लिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे हम उन्हीं लोगों की आंखों का तारा बन गए जो अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते थे। हमारा आर्ट हमें अपनी सनक और खतरों से खेलने की पूरी इजाजत देता है। तुम्हें क्या लगता है, ये मेरे नॉवल मर्डर मटघूस के लिए रिट्जर अवार्ड मिला होता अगर मैं वाकई मर्डर ना होता तो? जरा देखो इन लाखों करोड़ों खतों को, इस कमरे में बिखरे पड़े हैं। में हाई क्लास सोसाइटी की औरतें भी हैं और मिडिल क्लास विडोज भी, सबसे जवान लड़कियां भी, और सबकी सिर्फ एक ख्वाहिश, मेरे अगले नॉवल में होने वाले मर्डर की पात्र वो हो। मुझे लगता है कि मैं शायद से सपना देख रहा हूँ। सही वक्त है, जाग जाओ। ये सिर्फ एक क्रिटिक ही है जो ये मानता है कि हम अपने लिखने की शैली और साहित्यिक जागृति पे काम करते हैं। असली साहित्यिक कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ ह्यूमन मैनकाइंड को संतुष्ट करने के लिए होता है। लोग नए लिटरेरी फॉर्म्स या भाषा के एक्सपेरिमेंट्स का इंतजार नहीं करते। फलसफों को तो कहानी समझकर भूल ही जाओ। इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगी का जहां कहीं उम्मीद बची हो, क्योंकि बाकी उम्मीद कहीं नहीं बची है। इंतजार करते हैं ऐसी जिंदगी का जो रंगीनियों से सराबोर हो, थोड़ा थोड़ा तनाव हो, थोड़ा थोड़ा खतरा, इन सब के बीच एक पल की शांति का सुख जो उन्हें आज का मशीनी युग हरगिज नहीं दे सकता। इसलिए वो मुड़ते हैं हार्ट की तरफ। लिटरेचर एक ड्रग बन चुका है, ऐसी जिंदगी जीने का सब्स्टिट्यूट जो आज चाहकर भी मुमकिन नहीं है। और बदकिस्मती से लेखकों को ऐसी ड्रग इंतजार करने के लिए वैसी जिंदगी जीनी पड़ती है जिसका वो वर्णन कर सके। और ये किसी नर्क से कम नहीं है, खास तौर पर तब जब आप एक खास उम्र को पार कर चुके हो। होंगे। ये थी वो बॉलीवुड स्टार जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, और उधर वो विडो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। मैंने जब लिखना शुरू किया, ग्वालियर जैसे छोटे से शहर में बसता था। उस वक्त मैं लिखने के स्टाइल, मिले सच्चे प्लॉट्स पर ध्यान देता था। कुछ प्रकाशकों ने मेरी पीठ थपथपाई, बाकियों ने मेरी पांडुलिपियों को कूड़े में फेंक दिया। ठीक ही था, मैं दिल्ली भाग आया
मारा मारा फिर रहा था, मगर कामयाबी कहीं हासिल नहीं हुई। उसी वक्त दिल्ली में एक गैंगरेप होता है, सबसे खूंखार कन्विक्ट को छोड़ दिया जाता है। मुझे फिर ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा हीरो मिल गया। ये वो वक्त था जब जमाना बदल रहा था, हर हिंदुस्तानी नौजवान यूके या यूएस जाना चाहता था। पूरे मध्यम वर्ग को जिंदगी जीने की शॉर्टकट की तलाश थी। मैंने उस हीरो को अपने अंदर छोड़ दिया। परिणाम, मेरे अंदर से साहित्य फूट पड़ा। मैंने अपने बारे में ही लिखना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा मैं शायद पकड़ा जाऊंगा, पर जिस स्वीडिश पब्लिशर ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मेरी पीठ थपथपाई और आगे लिखने के लिए पैसे दिए, उसी की बीवी के साथ मेरा फिर मेरी पहली नॉवल का मसौदा बना। बाद में कहलाया बेस्ट सेलर। और अब खामोशी से स्कॉच का गिलास उठा के पी लो, जिसे तुमने जिंदगी में एक बार पिया है। थैंक यू। वो वक्त था चेतन भगत, अश्विन सांघी का। हिंदुस्तान में अंग्रेजी के बेस्ट सेलर आने शुरू हो गए थे। मेरी बार की नजरें पहचान गई थी कि आने वाला साहित्य क्या होगा। जैसे मैंने जाना कि आने वाला साहित्य क्या होगा, मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया उनकी सहूलियत के हिसाब से, और बदलता हुआ समाज भी उसी और इशारा कर रहा था। फिर मैंने आत्मकथाएं लिखी। मैंने लिखने के स्टाइल पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे कि मैं बिना किसी स्टाइल के लिख सकूं। वही मेरा स्टाइल बन गया। मैं प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। इसी पेन के चलते मुझे और गुमनामी और थकी हुई जिंदगी जीने में मजबूर कर दी, कि लोग मुझे देखना चाहते थे और खतरनाक परिस्थितियों में, जिससे कि वो मेरे जरिए हर उस चीज को महसूस कर सके जो उनके लिए हराम थी। इसी वजह से मैंने पिशाच बन गया, एक पब्लिक एनिमी, एक मर्डरर। तो फिर वो हुआ जिसने मेरी प्रसिद्धि को और आगे और बड़ा कर दिया। मेरी किताबें जलाई गई, बैन की गई। धार्मिक संस्थानों ने मुझे दोषी ठहराकर मेरे ऊपर मुकदमे चला दिए, और मेरी किताबों की प्रिंटिंग और बिक्री लगातार बढ़ती चली गई। वो और बड़ी से बड़ी होती चली गई और ज्यादा बड़ी जाने लगी। फिर तुम आए इतनी घटिया सबूतों के साथ कि मेरी किताबें सिर्फ सच और सिर्फ सच बतलाती है। दुनिया में ऐसी कोई अदालत या सरकार नहीं है जिसके कानों पे तुम्हारी बातों से जू भी रहेंगी। अरे वो तुम्हें पागल साबित कर देंगे, जैसे कि उन्होंने बाकियों को किया है, हर उस व्यक्ति को जिसने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की है। क्योंकि लोग मुझे वैसे ही देखना चाहते हैं कि जैसा मैं हूं। तुम्हें वाकई लगता है तुम पहले व्यक्ति हो जो इस परिणाम पर पहुंचे? अरे इस देश की मां, बहने, बेटे, बच्चे रोते हुए पहुंचे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कानून के पास, और हुआ कुछ नहीं। मेरे खिलाफ सारे मुकदमों को खारिज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, लॉ एंड ऑर्डर के रखवाले, यहां तक कि मुल्क के प्रेसिडेंट्स ने भी मेरे मामलों में घुस के मुझे आर्ट के नाम पर बचाया है। आर्ट के नाम पर धरोहर हूं। तुम्हें पता है, जिस भी व्यक्ति ने मुझे कोर्ट में घसीटने की कोशिश की है, अंत में कुत्तों के समान अपने घाव को चाटता पाया गया है। और तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, गड़बड़ सूफी। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी इस टुच्ची सी खोज में गर्क कर दी। तुम इसके लिए सजा के पात्र हो। उससे किसी पैसे की उम्मीद मत करना। उम्मीद करनी चाहिए तो किसी और ही चीज की। चलो खड़े हो जाओ, मदद के लिए पुकार लगाओ, चीखो, चिल्लाओ। मगर क्यों? क्योंकि मुझे एक नया नॉवल चाहिए था। नया नॉवल? हाँ, मुझे तुमने नया प्लॉट दे दिया है। नया प्लॉट? ये पिस्तौल क्यों उठा रहे हो? ये तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं पिस्तौल तुम्हें यहाँ से बेचने के लिए नहीं निकाल रहा। मैं उस चीज की कसम खाता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं टावर लौट जाऊंगा और यहाँ कभी नहीं रहूंगा।
चला जाऊंगा। ने मुझे एक नया नॉवल लिखने का आइडिया दिया है और तुम्हें इसलिए मरना पड़ेगा। माफ करना, मैं सिर्फ वही लिख पाता हूँ जिसे मैंने भोगा होता है। तो देख ही चुके हो मेरी कोई अपनी खुद की कल्पना शक्ति तो कुछ है नहीं। मैं सिर्फ वही लिख सकता हूँ जो मेरा अनुभव हो, इसलिए तुम्हें यही मरना होगा। मैं तुम्हें वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा बना दूंगा। लोग तुम्हें देखेंगे मेरे सामने खड़ा हुआ, डर से कपकपाता हुआ, जिसके अंदर खौफ के कीड़े बिलबिला रहे होंगे, आंखें मुंह खुला हुआ, जिसके मुंह से थूक छिटक रहा होगा। तुम एक हो बॉडी के अकाउंटेंट अपनी आधी रात को सुहाने सपने को तोड़ के जागता है, आता है कि सच कितना खतरनाक था। बचाओ! बचाओ! अरे बचाओ! देखा कोई आया बचाने? बॉलीवुड स्टार, थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर, वो आर्क बिशप और रोम, इसकी सारी जिंदगी सच का हवाला देते हुए गुजर गई। राक्षस साले! मैं सिर्फ आर्टिस्ट हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि पिछली सदी का आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इस सदी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है ब्लॉकबस्टर, यानी बेस्ट सेलर। तुम्हारी मौत हर जगह बयान की जाएगी। इससे एक अलग किस्म के इनकलाब की पैदाइश होगी। रुपये का इनकलाब, डॉलर का इनकलाब, करेंसी का इनकलाब। तुम्हें वाकई लगता है मुझे ये सब करने में मजा आ रहा है? मेरा खुदा जानता है इस वक्त तुम्हारे साथ बार बार विस्की पीना पसंद करता, उसके बाद बीच पर चहलकदमी करना पसंद करता, बजाय इसकी कि सारी रात मैं तुम्हारा खुली वृत्तांत लिखूं। मैं मालिक मैं माफ करता हूं। परमात्मा है मेरा नाम। आठ नाम के पेशे में कोई गुंजाइश नहीं होती माफी की। बचाओ! तुम हो केस नंबर 22। नहीं, मैं 22। इडियट! जमील! जमील! कोई आवाज थी? आगंतुक अचानक बालकनी से कूद गया। वो शुरू से ही अजीबोगरीब हरकत कर रहा था, पता नहीं क्यों। हेलो? आई एम सॉरी सर, आई एम द मैनेजर ऑफ द होटल। मैं बेहद माफी चाहता हूँ कि आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। वो आदमी नीचे गुलाब की झाड़ियों में कुचले हुए सर के साथ पड़ा हुआ है। दरबान बहुत देर से उसे देख रहा था। वो नीचे यहाँ से वहाँ पागलों की तरह घूम रहा था। भगवान का शुक्र है कि उसके गिरने से किसी को चोट नहीं पहुंची। आप ध्यान देना मुझे कोई और डिस्टर्ब ना करे। अरे इट्स माय ड्यूटी मिस्टर ब्रह्मात्मी। That's all. सर। That's all. Thank you. चलो जमील, वक्त आ गया नया काम शुरू करने का, लेकिन उससे पहले एक सिगार की जरूरत है। राइट सर। श्योर। और साथ उस टेबल पे रखे कागजों को भी जला दो। इनमें कुछ नाम लिखे हैं सर, जरूरी तो नहीं है? सिर्फ नाम है, नाम कभी जरूरी नहीं होते। इधर दो। ऐसे चलो, हमें सुबह ही जगह खाली करनी पड़ेगी। इसका पर्पस पूरा हो गया। हम यहाँ से सीधा शिमला चलेंगे। तुम तैयार हो? जी सर। मुझे लगता है कि शिमला जाना हमारे सेहत में इजाफा लाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन उससे पहले मुझे एक विस्की की जरूरत है। हाजिर है सर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस पल, इस लम्हे, इस वक्त अपना बेइंतहाई फर्ज समझता हूं कि आप कोई अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत, लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मन सच्चा कहानी सेटिंग के बारे में तफसील से बतला दूं। इस बीच वक्त है कि हम इस समय के गौरव सौरभ भारद्वाज जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आज के हमारे मुख्य अतिथि। 8 साल पहले देश और दिल्ली में एक आवाज गूंजी क्रांति की। क्रांति के उन वीरों ने, उन नायकों ने एक प्रण लिया कि एक ही जिंदगी मिली है,
क्या गुलाम कर दें? एक ही जिंदगी मिली है, क्या गुलाम कर दें? हमसे ना होगा ये काम, चलो इंकलाब कर दे, चलो इंकलाब कर दे। जिन लोगों ने इंकलाब किया उनके नायक अरविंद केजरीवाल के रूप में आए, वो पार्टी आम आदमी पार्टी के रूप में आई, और आम आदमी पार्टी को हम सब आपके नाम से जानते हैं। और आज हमारे आपके बीच आपकी आवाज सौरभ भारद्वाज है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश की शान, सौम्यता, सरलता, सटीकता से जब ये सुर्खियां बटोरते हैं तो विरोधी भी इनकी काट पर तालियां ठोके बिना रह नहीं पाते। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सौरभ भाई हैं। सौरभ भाई, जब आप मंत्री के रूप में जा रहे थे तो मैं टोटल टीवी का अदना सा पत्रकार आपकी कार में बैठकर आपका इंटरव्यू ले रहा था। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आपकी प्रवक्ताओं की टीम में मैं भी एक प्रवक्ता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। आप उस नायक की टीम के महारथी हैं जिन्होंने देश और देश की राजनीति को बदलने का ठाना है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं मंच पर। मैं आग्रह करता हूं पाहूजा परिवार से कि मीनाक्षी पाहूजा जी, सुप्रिया जी, और कृपया आज के सितारे, समय का गौरव सौरभ भारद्वाज को हमारे बीच लेकर आए। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद भी, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद भी जब तक आप ना आए उजाला ना हो सका, जब तक आप ना आए उजाला ना हो सका। आज के आधुनिक समय में अनगिनत प्रवक्ता जहां चीखम चिल्ली कर, शोर कर, मीडिया पर बैठकर तमाशा बनाते हैं, वही एक और ऐसा सहज सरल सौम्य सितारा जो आप पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़ी सादगी से, सरलता से न केवल अपने बात को जनता तक पहुंचाते हैं, अपितु दिल्ली के वासियों को अपने तर्क, खून तर्क से संतुष्ट भी करते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जेएनयू कॉलेज के प्रोफेसर अरविंद कुमार जी से, कृपया वो भी मंच पर आए। हमारे बीच में कर्नल अतुल चौधरी साहब हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए। मैं नूतन शर्मा जी हमारे बीच में सोशल वर्कर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो हमारे बीच में आए। सौरभ भारद्वाज जी ने कितनी सौम्यता के साथ ये नाटक देखा, न सिर्फ नाटक देखा बल्कि एक घोषणा भी आज इन्होंने की कि इन कलाकारों को, इन 7 नाटक में से जो सबसे बेहतरीन कलाकार होगा उसको सौरभ भारद्वाज जी की तरफ से 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सौरभ जी, ये 5000 रुपए लेकर ये कलाकार हो सकता है अपने थिएटर की फीस भर दें, हो सकता है ये इसी से टिकट कटा के मुंबई चले जाएं और इनमें से ही कोई मनोज बाजपेयी, कोई पंकज त्रिवेदी बनकर निकल आए। ये पैसे इन कलाकारों को आपकी ईमानदारी से इतना फले, इतना फूले कि ये सितारे बन के महफिल में जगमगाए, हम सबके मंच का मान बढ़ाएं। सौरभ जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप आए मंच पर और अपने सौम्यता से आज हम सबको मोहित करें, सम्मोहित करें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय सौरभ भारद्वाज जी। आज सभी मेंबर्स यहाँ पे जो मौजूद हैं और मंच पे जितने लोग हमारे मौजूद हैं और सामने जितने दर्शक हैं, कलाकार हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो है यहाँ पे आज रखा हुआ है और मुझे लगता है इसके बाद भी और कई सारे प्लेज हैं। आज क्योंकि छठ पूजा है और इसके कई सारे इंतज़ाम जो है दिल्ली सरकार करती है, इसलिए मुझे इन इंतज़ामों के लिए थोड़ा आगे जाना है, वरना मैं यहाँ पे आपके आगे और ज़्यादा जो आपके साथ रहता और आपको समय देता। बट मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छे प्लेस जो है आज यहाँ पे मिस करूँगा। होपफुली अगली बार का भी मौका मिलेगा तो आपको पक्का मैं ज्वाइन करूँगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पाहूजा परिवार को कि वो इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और मेरी तरफ से जो कलाकार हैं यहाँ पे उनको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, आपने गागर में सागर भरने का काम किया और आज की इस कड़ी में आप आए हैं तो ये मौका हम जाने नहीं देंगे। आप इन कलाकारों को सम्मानित करेंगे। मैं बेला थिएटर के डायरेक्टर अमर शाह साहब से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए और अमर शाह साहब एक एक करके अपने सभी कलाकारों का परिचय कराएं और सौरभ जी उन्हें सम्मानित कर। अमर साहब।
करण कुकरेजा जिन्होंने ब्रह्मात्मे का कैरेक्टर प्ले किया, और उनके साथ में गड़गड़ सूफी अभी राणा, बैकस्टेज में सौरभ, अभिषेक, आदित्य, अलंकृत, आदित्य एक और भी हैं, 2 आदित्य हैं, भरत और आरव। अजय कहाँ पे है? अजय स्टेज पे आ जाइए प्लीज। और अब मैं निवेदन करूंगा अलबेला बेला ग्रुप के डायरेक्टर शाह साहब से कि वो आए और वो भी सम्मानित हो। सौरभ जी, आज के डायरेक्टर हमारे अमर शाह साहब को सम्मानित कर रहे हैं। आपकी तालियां बताएंगे कि आप कितना प्यार करते हैं इन कलाकारों को, इनके अभिनय को। ये 2 जोड़ी कलाकारों की जिसने पूरा समय आपको बांधे रखा, एक एक शब्द करीने से सजाते रहे, एक एक शब्द से आपकी तालियां बटोरते रहे। अमर साहब, आपने कमाल का निर्देशन किया। करण कुकरेजा, बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे आप आने वाले टाइम में, मेरी शुभकामनाएं आपको। और सूफी साहब, कम तो आप भी नहीं हो। सौरभ भाई, आप मंच पर आए, इस बेशकीमती समय में आपने समय दिया, नाटक को देखा, सराहा और अपनी गाड़ी कमाई से आपने पुरस्कार भी दिया। यह बहुत ही गौरव का क्षण है हम सबके लिए। ये पल पूरा आप सबकी तालियां बताएंगी आप सौरभ भाई को कितना प्यार करते हैं। जोरदार तालियों से आज के मुख्य अतिथि का इस्तेमाल करें, स्वागत करें, सम्मान करें। सभी को ज़्यादातर पॉलिटिशियंस वो पता होंगे जो आते हैं, फोटोग्राफ खिंचाते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं, चले जाते हैं। आई एम वेरी टच्ड, दिस इज अ सरप्राइज फॉर मी ऑल्सो। Saurabh Bhardwaj ji has contributed 5,000 rupees for the Best All-Rounder Award to an artist. This award इन्होंने spontaneously डिसीजन लिया आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के, ये स्टेज देख के कि ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम है, धीरे धीरे यहाँ पे कलाकार इकट्ठित होंगे और शाम तक सौरभ जी यहाँ पे कोई 250 से 300 कलाकार यहाँ पे गैदरिंग में रहेंगे। पता नहीं आपका समय आपको दोबारा यहाँ तक लाने का सौभाग्य देगा या नहीं, क्योंकि आज आपके बहुत सारे कार्यक्रम हैं छठ पूजा के। उन सब कार्यक्रम को छोड़ के आप हमारे परिवार के लिए, आज हमारे माता पिता दुनिया में नहीं है, हमने उनकी स्मृति में ये फाउंडेशन शुरू करी थी। मेरे पिताजी मॉडर्न स्कूल के वाइस प्रिंसिपल रहे और उनका शुरू से ये था कि बच्चों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। उन्हीं की सोच को आगे लेके हम तीनों भाई बहन चल रहे हैं। मेरा बड़ा भाई प्रियांक, मेरी बड़ी बहन सुप्रिया और मैं, और हमारे साथ ये पूरा परिवार आर्ट एंड कल्चर का साथ में जुड़ा हुआ है। ये 9th एडिशन है, 9th थिएटर फेस्टिवल है और आपसे अच्छा व्यक्तित्व हमें समझ में नहीं आया जिसको हम बुलाएं, जिनके हाथों से इनॉग्रेट करा सकें। आपका काम हो रहा है साउथ दिल्ली में, जितनी डेवलपमेंट हम वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो हम देख रहे हैं उस क्षेत्र में, वो देख के हमें बहुत खुशी है। हम सब आपसे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं
कि आप इतना अच्छा काम करें, आगे भी करिए, और जो आपने कलाकारों के लिए ये एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है आज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस भी बच्चे को आज ये 5000 का कैश अवार्ड मिलेगा, बेस्ट ऑलराउंड आर्टिस्ट, एंड यू नो दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम सौरभ भारद्वाज जी। थैंक यू सौरभ जी। सौरभ जी, जो खुशियों की सौगात आपने दिल्ली वासियों को दी है, पूरा हिंदुस्तान इन खुशियों के इंतजार में है। बस 2 पंक्तियां ये कहना चाहूंगी कि जब हौसला कर लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का, फिर देखना फजूल है। आपको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुजरात के इलेक्शन के लिए और पूरे हिंदुस्तान पर, और हम आप सबको लाल किले पर देखना चाहते हैं। आपने देखा 2025, जी हाँ, पीयूष मिश्रा द्वारा लिखित नाटक, अमर शाह द्वारा निर्देशित नाटक, और जिसमें सिर्फ 2 ही कलाकारों ने पूरा जो है मंचन संभाला। पूरा नाटक इन दोनों कलाकारों पर आधारित था। तो मिस्टर करण कुकरेजा हमारे साथ में मौजूद हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है सांची बात में। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि इतना सुंदर अभिनय आपने करा मंचन। थैंक यू। और बताएं सर, 2025 क्या पूरी परिकल्पना थी, उसमें क्या था बताएं। एक्चुअली इसमें ये था कि कैसे एक लेखक अपने प्लॉट्स को लिखता है, क्या वो इमेजिन करता है, कैसे वो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से कहाँ से उठा लेता है, न्यूज़पेपर्स या छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उसको लेके एक कहानी बिल्ड करता है, उसके एक प्लॉट बना रहा है इसमें लेखक, वो दिखाया है आप। तो जो आपके साथ जो दूसरे साथी कलाकार थे, वो दिखाया कि लास्ट में शायद उसे मार देता है। नहीं, वो गिर जाता है अपने आप। अच्छा, वो बचने हाँ, के चक्कर और में दूसरा वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। अच्छा, हाँ जी, ये उपज है ब्रह्मात्मा की। अच्छा, ये दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ जी, कोई है नहीं लेकिन उसको सोच रहा है कि ऐसे कोई है, उससे हाँ जी, बातें चल रही हैं। जी। अच्छा, बहुत ही अलग तरीके का नाटक था। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना कितने चाहता हूँ। सालों से अभिनय की दुनिया में? मैं 2018 से हूँ, 18 मई। अच्छा, ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए कि आप एक बहुत अच्छा अभिनेता के रूप में उभरे। थैंक यू सो मच। दूसरे साथी कलाकार जो थे मंच पर, आप देख रहे थे कि पूरा नाटक केवल 2 कलाकारों ने इसको जीवंत कर दिया अपने अभिनय से। तो अभी राणा जी हमारे साथ में हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। बताएं सर अपने इस अभिनय को लेकर के, इस नाटक के बारे में कुछ। ये नाटक वो है जैसे कि जो सूफी के जो मेरा कैरेक्टर था वो ये था कि हम बहुत बार क्या होते हैं, बहुत से लोग पिक्चरें देखते हैं, खुशी पड़ते हैं, तो एंटरटेनमेंट के नज़रिए से हमें देखना चाहिए, उस चीज़ में घुसना नहीं चाहिए। जो सूफी होता है वो उस चीज़ में बिल्कुल इतना घुस जाता है, वो अपनी रियल लाइफ छोड़ देता है, अपने पैसे वैसे सब कुछ त्याग कर देता है, वो सिर्फ मतलब बुक का वो बन चुका है पात्र। ये इसमें दिखाया गया है कि आप ऊँची पढ़ो, इंजॉयमेंट करो, बस आप वहीं तक रखो, उसमें बिल्कुल डीप मत जाओ। ये था मुझे। उसके काफ़ी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। फिर आप अपनी पर्सनल जो आपकी सेल्फ है आप वो भूल जाते हो, आप अपना वजूद छोड़ के आप उसकी ज़िंदगी जी रहे हो जो राइटर ने लिखी है। तो मैं तो सिर्फ यहीं तक पहुँचा हूँ अभी इस कैरेक्टर के। बिल्कुल सही। जैसे कि आजकल हमने देखा बच्चे गेम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो है ना, उसके काफ़ी नुकसान हो जाते हैं ना, तो कुछ इसी तरह का था। जी हाँ, कुछ मतलब यही था कि मतलब जो सूफी कैरेक्टर है वो बिल्कुल भूल चुका है, वो अपने आप को कि मेरा नाम सूफी है, बस वो ये सोच चुका है कि वो उसने फुल टाइम उस राइटर की बुक्स में इतना घुस गया है कि वो कुछ भी जीने के लायक नहीं बचा। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। हमारे साथ है बेला थिएटर कारवां की पूरी टीम और उसके निर्देशक अमर शाह, जिनके निर्देशन में अभी आपने नाटक देखा 2025। जी हाँ, 2025 के निर्देशक अमर शाह, लेखक पीयूष मिश्रा का ये नाटक था। सर बहुत स्वागत है सांची बात में। अभी 2022 चल रहा है और आपने 2025 की परिकल्पना की है, तो कैसे ये विचार आया, उसके नाटक को कैसे सोचा और कैसे प्रस्तुतिकरण था, क्या था? आप इस फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं तो कुछ बताएं सर। परिकल्पना, देखिए नाटक बेहतरीन होता है तो परिकल्पना अपने आप ही हो जाती है निर्देशक की। अच्छे डायलॉग्स थे, अच्छा स्टोरी अच्छी थी, अच्छे मोमेंट्स मुझे दिख रहे थे, तो मैंने इसीलिए इसको चूज़ किया और उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी पसंद आया होगा। ये कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो फेस्टिवल है, लगातार 9वां साल है। जी आप इसमें जुड़े हुए हैं, कुछ बताएं उसके बारे में। हाँ, ये मीनाक्षी मैम और सुप्रिया मैम
अपने मम्मी पापा की याद में ये फेस्टिवल करते हैं। और जब अंकल आंटी थे तो मैं उनसे मिलता था और काफ़ी मोटिवेशनल थे वो दोनों जन, हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और उनकी याद में ये फेस्टिवल होता है, इसलिए मैं हमेशा उनकी यादें और उनके साथ में इस फेस्टिवल से जुड़ा रहता हूँ। और हर साल हम उनको याद करने के साथ साथ महसूस करते हैं कि वो अभी भी हमारे आसपास हैं। बहुत सुंदर बात जी, तो फेस्टिवल बहुत अच्छा होता जा रहा है। हर साल नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं और नए नए अभिनेताओं और लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं। अभिनेताओं के साथ साथ निर्देशकों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ईयर 10वें में और भी बेहतरीन होगा। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। थैंक यू। तो प्यारे दर्शकों, आपको ये नाटक कैसा लगा? ज़रूर अपने विचार और सुझाव हमें साझा करें। थिएटर की दुनिया में जो कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन की ओर से जो प्रमोशन ये कर रहे हैं, लगातार आज 9 साल हो गए हैं इस थिएटर फेस्टिवल को करते हुए और आगे भी अपने माता पिता की याद में इस फेस्टिवल को वो करते रहना चाहते हैं। कल्चरल और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी वो प्रमोट करते रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है हमारा ये चैनल, हमारा ये न्यूज़ पोर्टल, हमारी ये घटनाएँ, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है? ज़रूर अपने विचार और सुझाव साझा करें। और हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक साची बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यूज़, घटनाएं, जो भी कार्यक्रम हो सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।